Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will start our discussion on Aryan and Vedic period, which is the next chapter in ancient India. यह हमारा syllabus इसमें expansions of Aryans in India, Vedic period, religious and philosophical literature, transformation from Rig Vedic period to the later Vedic period, political, social and economical life, then significance of the Vedic age and evolution of monarchy and Varna system. इसमें से जो स्टार्टिंग है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर है, ये हम लोग पहले ही सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कर चुके हैं, तो मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप इसको देख सकते हो. देन बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग नीचे दिए गए टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे. एडवेंट ऑफ आर्यंस, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ, इन सब टॉपिक्स के अंदर हम लोग ये पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे. वैदिक एज स्टार्ट होती है 1500 बीसी से एंड इट एंड्स एट अराउंड 600 बीसी विद द अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया. सेकंड अर्बनाइजेशन अराउंड 600 बीसी में हुआ था. उस समय तक हम लोग वैदिक एज को मानते हैं. तो 1500 बीसी से ये स्टार्ट होता है. अगर आपको याद हो तो हमने इंडस वैली कल्चर में हमने देखा था कि अराउंड 1750 में इंडस वैली कल्चर जो है वो खत्म हो रहा है और अराउंड 250 ईयर्स के बाद वैदिक एज 1500 बीसी के आसपास स्टार्ट हो रही है. तो वैदिक एज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ऋग वैदिक पीरियड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 से स्टार्ट होता है और 1000 बीसी में खत्म होता है. देन लेटर वैदिक पीरियड चलता है फ्रॉम 1000 टू 600 बीसी. दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन दोनों पीरियड के अंदर. वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं एडवेंट ऑफ आर्यन से. एडवेंट ऑफ आर्यंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट. वाइडली एक्सेप्टेड दैट द आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू ईरान एंड इंडिया. कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस इंडिजीनियसली इंडिया के ही थे जिन्होंने आर्यन कल्चर को बनाया, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस बाहर से आए थे. तो इसमें कुछ थ्योरीज दी गई हैं. तो पहले जो इंडिजीनियस हिस्टोरियंस का जो मत है, जो कह रहे हैं कि इंडिजीनियस ही ये लोग कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ था, तो उन लोगों ने बोला है कि जो पहले इंडस वैली में जो लोग रह रहे थे वही बाद में आर्यन कल्चर को उन्होंने अपना लिया था. लेकिन जो ये कह रहे हैं कि आर्यंस बाहर से आए थे, उन्होंने अपना तर्क इन कुछ बेसिस पे दिया है, जिसमें से एक बेसिस ये हो गया कि ऋग्वेदा जो है और अवेस्ता ये पर्शियन टेक्स्ट है और ऋग्वेदा इंडियन टेक्स्ट है. ये दोनों टेक्स्ट के बीच में जो लैंग्वेज है उसमें काफ़ी कॉमन चीज़ें मिली हैं. साथ के साथ काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ऋग्वेदा के और अवेस्ता के सिमिलर मिलते हैं. देन नॉर्थ इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी सिमिलैरिटीज मिलती हैं. तो इससे ये माना जा सकता है कि आर्यंस शायद पहले बाहर से आए थे, जिसकी वजह से लैंग्वेज में दोनों एरियाज की लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज मिलती हैं और कल्चर्स में भी कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं. तो ये माना जाता है कि आर्यंस पहले सेंट्रल एशिया से ईरान की तरफ आए और ईरान में से ही जो एक ब्रांच है वो इंडिया की तरफ बढ़ गई और ये मूवमेंट ग्रेजुअली हुई थी. एक सडन मूवमेंट नहीं थी, ग्रेजुअल मूवमेंट हुई और धीरे धीरे लोग आके नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर बसते गए और उसके बाद वो आगे की तरफ ईस्टवर्ड साइड में भी बढ़ना शुरू हो गए. तो माइग्रेशन वॉज मेड ईजी विद द हेल्प ऑफ हॉर्सेस एंड चैरियट्स. तो ये लोग अच्छे घुड़सवार तो थे ही, तो हॉर्सेस और चैरियट्स होने की वजह से इनका माइग्रेशन ईजी हो गया और ये पेस्टलिज्म में ही इनका इकोनॉमी बेस था उस समय. तो इसीलिए हॉर्सेस और चैरियट्स उनके लिए बेनिफिशियल भी थे और इन्होंने माइग्रेशन में भी उनके लिए काफ़ी ईजी कर दिया. देन आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द एरिया विच दे कॉल्ड सप्त सिंधु. सप्त सिंधु एरिया बुलाया उन्होंने, जहाँ पे आके आर्यन सबसे पहले बस गए थे. ऋग्वेदा में मेंशन्ड है कुछ रिवर्स मेंशन किया गया. इंडस एज सिंधु, सरस्वती, चिनाब एज अस्किनी, झेलम वितास्ता, सतलुज सुतुद्री, रावी परुषिनी एंड व्यास एज विपासा. ये रिवर्स हो गई सप्त सिंधु का पार्ट. इंडस, सरस्वती, चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी और व्यास. उसके अलावा गोमती, स्वात, काबुल एंड कुरम, इनका भी मेंशन ऋग्वेदा के अंदर मिलता है. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. तो ये वाला जो रूट है, इस रूट से शायद ये लोग आए थे और ये वाले पार्ट के अंदर आके इन्होंने बसना शुरू कर दिया.
ये देखिए ये रिवर्स है, सप्त सिंधु की रिवर्स देख लीजिए, ये सिंधु रिवर हो गई, देन वितास्ता, अस्किनी, परुषिनी, विपासा एंड ये वाली रिवर हो गई सुतुद्री। देन उसके अलावा गोमती रिवर, क्रुमु रिवर, कुभा और सुवास्तु, ये रिवर्स जो है ये सारी ऋग्वेदा के अंदर मेंशन्ड है। और इसमें ये कुछ ट्राइब्स के नाम भी हैं, यहाँ पर देख लीजिए, द्रुहु, तुर्वासा, अनु, पुरु, किकाटा, यादु और भारत, ये सारी ट्राइब्स उस समय डोमिनेंट ट्राइब्स रही होंगी। देन लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी तक माना जाता है। तो इसमें चेंजेस क्या थे? पहला चेंज जो था कि ये आयरन एज इसमें स्टार्ट हो गई। इससे पहले ऋग्वेदिक पीरियड में आयरन का यूज नहीं हो रहा था। सेकंड इज PGWH, पेंटेड ग्रे वेयर, एक पॉटरी स्टाइल है, वो लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हो गया था। तो उसी से हम लोग लेटर वैदिक पीरियड को जानते भी हैं, तो इसको PGWH भी बोला जाता है। देन ऋग्वेदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेदा ही कंपोज हुआ था, एंड लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, ये भी तीनों वेद कंपोज हो गए। देन एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस फ्रॉम पंजाब टू होल ऑफ गंगा यमुना दोआब। तो जो पहले वाले मैप में हमने देखा, ये मेजरली पंजाब और नॉर्थ वेस्ट का ही एरिया है जिसके अंदर ये लोग पहले रहे थे आके। देन लेटर वैदिक पीरियड में कहा जाता है कि ये गंगा यमुना दोआब तक फैल गए। दिस पीरियड रेफर्स टू 3 डिविजन्स ऑफ इंडिया, आर्यव्रत, मध्य देश एंड दक्षिण पथ। तो 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, 3 पार्ट में ये बुलाते थे। पहला ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्थ का पार्ट हो गया आर्यव्रत, देन सेंटर का हो गया मध्य देश एंड साउथ का हो गया दक्षिण पथ। ये देख लेते हैं इस मैप के अंदर। तो शायद ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो गया उनका नॉर्दर्न पार्ट वाला, एंड देन ये सेंटर पार्ट हो गया मध्य देश, और ये दक्षिण पथ हो गया, दैट इज सदर्न पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ उसमें अभी भी जो क्लैंस चल रहे थे, कुरु, पांचाल, कौशल, बस ये स्टेट्स जो थी ये बड़ी हो गई थी, तो वो हम लोग आगे करेंगे उसमें। और ये भी देखिए, ये जो पहले सिर्फ पंजाब एरिया के अंदर ये रह रहे थे, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में, उसके बाद ये पूरा यहाँ तक ईस्टर्न तक चले गए, तो ये पूरा गंगा यमुना का दबाव इसके अंदर आ गया। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। जैसे जैसे ये लोग लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़े, पूरी जो लाइफ थी उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। तो सोशल लाइफ में चेंज क्या था? मेजर चेंजेस सोशल लाइफ में मिलते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर कोई भी वर्ना सिस्टम या कास्ट सिस्टम नहीं था। जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़े तो कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट होना शुरू हो गया। दूसरी चीज ये थी कि ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर वुमेन की पोजीशन अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड चलता रहा वुमेन की पोजीशन भी खराब होती गई। देन रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक पीरियड में अग्नि, इंद्र, वायु, इस तरह के जो गॉड्स थे उनकी प्रोमिनेंस ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें जो ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया। उसमें विष्णु, शिवा, रुद्र, इन सबका जो प्रेवलेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें शिवा, रुद्र और ब्रह्मा इंपॉर्टेंट हो गए। देन पॉलिटिकल लाइफ में अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर ये एक तरह से क्लैन बेस्ड ट्राइब्स थी, जिसमें मेजरली चीफ्स उसको एक छोटे एरिया को, एक छोटे क्लैन को कहेंगे, क्योंकि एरिया का उस समय कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वो किसी भी टेरिटरी में जाके रह रहे थे, क्योंकि पेस्टोरल इकोनॉमी थी, तो इसलिए क्लैन बेस्ड था। एक क्लैन का कोई चीफ था, उस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम उस समय चल रहा था। और मोनार्की एज सच प्रेवलेंट नहीं थी। हम लोग बोलेंगे चीफ टेंस थे वो, जो कि इलेक्टेड थे। देन सेकंड हम लोग इसमें देखते हैं जब लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो ये मोनार्की ज्यादा रिजिड हो गई और मोनार्क के पास सारी पावर्स आ गई। और पॉलिटिकल में लेटर पीरियड में एक और चेंज आया कि ये टेरिटोरियल बेस्ड हो गया रेदर देन क्लैन बेस्ड। देन हम लोग अगर इकोनॉमिक लाइफ में देखें तो ऋग्वेदिक पीरियड में पेस्टोरल बेस्ड इकोनॉमी थी, एंड लेटर वैदिक पीरियड में ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई। तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट कर देते हैं सोशल लाइफ इन ऋग्वेदिक पीरियड से। तो ऋग्वेदिक पीरियड में कुला और फैमिली सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिक था कुला। तो कुला के ऊपर बाद में ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई।
देन जॉइंट फैमिली वॉज द नॉर्म विद एल्डेस्ट मेल एज हेड। तो पेट्रियार्किकल सिस्टम था, जॉइंट फैमिली थी, उसमें एल्डेस्ट मेल हेड था और एल्डेस्ट मेल का कुछ भी डिसीजन होगा वो ही फाइनल डिसीजन माना जाता था। एल्डेस्ट मेल हैड द एब्सोल्यूट पावर ऑन फैमिली अफेयर्स। देन नो एविडेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन दिस पीरियड, कास्ट सिस्टम नहीं था ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर। देन वर्ना सिस्टम मेंशन्ड इन पुरुष सुक्ता, दैट इज 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। तो 10th मंडल है पुरुष सुक्ता ऋग्वेदा का और इसमें वर्ना सिस्टम भी मेंशन्ड है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो 10th मंडल है ऋग्वेदा का ये बाद में ऐड किया गया था ऋग्वेदा के अंदर, तो ये एक्चुअल में ऋग्वेदा के टाइम का है ही नहीं। तो एनीवेज ये फिर भी 10th मंडल है तो ये ऋग्वेदा का लास्ट पार्ट है। तो ये मोटा मोटा ये माना जाता है कि ऋग्वेदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट नहीं था। देन क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्यंस एंड अबोरिजिन्स बट नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। तो क्लास के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं था, हालांकि कलर के बेसिस पे डिफरेंस था आर्यंस और अबोरिजिन्स के बीच में। तो दो अलग अलग तरह की पॉपुलेशन एक साथ रह रही थी, एक आर्यंस थी और दूसरी अबोरिजिन्स थी, जिनको वो दास्यूज बोलते थे या दासास बोलते थे। तो उनके बीच में डिस्टिंक्शन थी। Then women enjoyed equal status. Women attended public meetings. Women were allowed to receive education. Women were free to choose their husband. तो women की पोजीशन अच्छी थी ऋग्वेदिक पीरियड में। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि उनको एजुकेशन रिसीव करने की भी के लिए भी अलाउ किया गया था, हस्बैंड चूज करने के लिए भी अलाउ किया गया था। तो पब्लिक मीटिंग्स में भी वो लोग आ जा सकते थे, उसको अटेंड कर सकते थे। लाइक उस समय सभा और समिति जो काउंसिल्स होती थी उसके अंदर विमेन को अलाउड था कि वो उसमें जाके पब्लिक मीटिंग्स अटेंड कर सके। तो एक तरह से उनको इक्वल स्टेटस मिला हुआ था। देन विडो रीमैरिज एग्जिस्टेड अंडर नियोगा सिस्टम। तो नियोगा सिस्टम के अंदर विडो रीमैरिज जो थी अलाउड थी। नियोगा सिस्टम क्या था कि अगर कोई चाइल्डलेस विडो है तो उसको अलाउ किया जा सकता था रीमैरी करने के लिए, तो उसको नियोगा सिस्टम कहते हैं। तो नियोगा सिस्टम के अंतर्गत विडो रीमैरिज अलाउड थी ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर। देन मोनोगैमी वाज प्रेवलेंट बट एविडेंसेस ऑफ पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री एग्जिस्टेड। हमें एविडेंसेस मिलते हैं पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री के भी, लेकिन मोनोगैमी जो थी वही ज्यादा प्रेवलेंट थी। तो दैट मीन्स केसेस पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री के कम थे। देन नो एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज का हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता। तो इसमें ये माना जा सकता है कि सोशल इवेल्स ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर काफी कम थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम भी नहीं थी, विमेन का स्टेटस भी अच्छा था और चाइल्ड मैरिज भी अलाउड नहीं थी। देन हम लोग इसमें देख लेते हैं कि सोशल चेंजेस क्या क्या आए ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक पीरियड की तरफ जाते हुए। सॉरी, ये लेटर वैदिक पीरियड है, ऋग्वेदिक नहीं है। तो डोमिनेंस ऑफ पेट्रियार्की सिस्टम इंक्रीज्ड डिमिनिशिंग द राइट्स ऑफ वुमेन। तो पेट्रियार्की सिस्टम का डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ गया लेटर वैदिक पीरियड के अंदर और वुमेन के राइट धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। जॉइंट फैमिली वाज नॉर्म विद 3 to 4 जनरेशंस लिविंग विद इन अ फैमिली। तो एक ही फैमिली के अंदर 3-4 जनरेशन के लोग एक साथ रह रहे थे और बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली रह रही थी, और उसमें जो मेल मेंबर था, एल्डेस्ट मेल मेंबर, ही वाज द हेड ऑफ द फैमिली। तो एब्सोल्यूट पेट्रियार्किकल सिस्टम चल रहा था। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ना हायरार्की। वर्ना सिस्टम स्टार्ट हो गया था, इसमें 4 जो कास्ट थी वो शुरू हो गई थी। तो चारों कास्ट में जो बोला जाता है कि ब्रह्मा के बॉडी के 4 लिम्स से ये कास्ट बनी थी, जो कि लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है। तो अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे अलग अलग कास्ट बनी है। तो वरना पहले तो ये रिजिड नहीं था, ज्यादा ऑक्यूपेशन बेस्ड था, लेकिन धीरे धीरे वो ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी हो गया। तो वरना से हम लोग कास्ट सिस्टम की तरफ बढ़ गए। तो इन द बिगिनिंग द डिवीजन वाज नॉट रिजिड बट लेटर कास्ट बिकेम हेरिडिटरी। शूद्रास हैड नो प्रॉपर्टी राइट। शूद्रास के पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं था। शूद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ द सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी। रिचुअल्स वगैरह के अंदर भी शूद्रास को ज्यादा पार्टिसिपेशन करने की जो अनुमति नहीं दी जाती थी। देन इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड। गोत्र का इंस्टीट्यूशन भी अपीयर कर गया कि जो एक कुल था या फिर कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप था, क्लैन था, उसकी सबकी जहां पे गाय एक साथ बांधी जाती थी और देखरेख एक जगह होती थी, उस पूरे क्लैन को एक गोत्र माना जाता था। तो उसका जो इंस्टीट्यूशन है गोत्र का, दैट हैड स्टार्टेड इन लेटर वैदिक पीरियड।
देन लेटर वैदिक पीरियड में अनुलोम मैरिज वॉज अलाउड बट प्रतिलोम मैरिज वॉज नॉट अलाउड। दैट मीन्स कि अगर हस्बैंड हायर अपर कास्ट का है एंड जो स्पाउस वाइफ है वो लोअर कास्ट की है तो दैट इज कॉल्ड एज अनुलोम मैरिज एंड दैट वाज अलाउड। लेकिन अगर हस्बैंड इज फ्रॉम लोअर कास्ट एंड वुमेन इज फ्रॉम द अपर कास्ट तो प्रतिलोम मैरिज उसको बोलते थे, जो कि अलाउड नहीं थी। देन रोल ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ डिक्रीज्ड। वुमेन वर नो लॉन्गर अलाउड टू अटेंड ट्राइबल काउंसिल्स सच एज सभा एंड समिति। तो सभा एंड समिति में उनको इजाजत जो पहले दी गई थी कि वो अटेंड कर सकती हैं, वो ट्राइबल काउंसिल्स में उनको अब अलाउड नहीं था। देन वुमेन कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी राइट भी वुमेन के खत्म हो गए। देन एजुकेशन ऑफ वुमेन वाज डिस्करेज्ड। तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक पीरियड में एजुकेशन वुमेन को दी जाती थी, लेकिन इसमें वुमेन की एजुकेशन को डिस्करेज किया जा रहा था। हमने देखा कि ऋग्वैदिक पीरियड में वुमेन वाज अलाउड टू चूज हर हस्बैंड, लेकिन इस पीरियड में वो भी जो प्रोविजन था वो खत्म हो चुका था। एंड चाइल्ड मैरिज बिकेम कॉमन। पहले चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं थी ऋग्वैदिक पीरियड की अगर बात करें, तो लेटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज बिल्कुल कॉमन हो गई। देन एजुकेशन वाज इम्पार्टेड ओरली मेनली इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स लाइक वेदास, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस एंड डायलेक्टिक्स। एजुकेशन ओरली ट्रांसमिट की जा रही थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, और मेजर जो सब्जेक्ट थे वो इंक्लूड करते थे वेदास को, ग्रामर को, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस और डायलेक्टिक्स को। तो ये हमारा सोशल लाइफ हो गया। इसके बाद हमारा रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ हमारा बाकी है। दोनों को हम फिर से कंपेयर करेंगे उसमें। तो अभी हम देख लेते हैं अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज यहीं पे हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो डिस्कशन देख लेते हैं क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने देखा वैदिक एज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। देन आर्यंस के एडवेंट के बारे में हमने देखा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से उनका एडवेंट हुआ और उसके सपोर्ट में कौन कौन सी थियरीज हैं कि वो लोग बाहर से आए थे। देन वो कौन से एरिया में उन्होंने पहले आना स्टार्ट किया जहाँ पे वो रहने लगे। देन हमने देखा लेटर वैदिक पीरियड में क्या एक्सपेंशन हुआ उनका, किस तरफ को वो बढ़े और उसको लेटर वैदिक पीरियड क्यों बोला जाता है। एंड कुछ चेंजेस उसमें अलग अलग जो लाइफ के स्पीयर्स थे उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो हम लोगों ने आगे डिस्कस करना शुरू किया। तो सोशल लाइफ हमने पहले ऋग्वैदिक पीरियड की शुरू की, जिसमें हम लोगों ने पहले फैमिली के बारे में देखा, देन कास्ट सिस्टम के बारे में देखा कि ये सब चीज़ें उस समय नहीं चल रही थी कास्ट सिस्टम, और आर्यंस और अबॉर्जिन्स के बारे में। देन हमने वुमेन के स्टेटस के बारे में डिस्कशन कर लिया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मैरिजेस, चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं थी, मोनोगेमी वाज प्रेवलेंट। एंड देन सोशल लाइफ इन लेटर वैदिक पीरियड के साथ कंपैरिजन हो जाएगा इसका हमारा कि पैट्रियार्किकल सिस्टम जो था और ज़्यादा रिजिड हो गया था और अभी भी हेड ऑफ फैमिली एक एल्डेस्ट मेल मेंबर ही था। देन शूद्रास और विमेन के पास कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं था। शूद्रास को रिचुअल्स और सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी में भी अलाउड नहीं किया गया। गोत्र का इंस्टीट्यूशन शुरू हो चुका था। देन विमेन का स्टेटस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती थी, ट्राइबल काउंसिल अटेंड नहीं कर सकती थी, एजुकेशन नहीं ले सकती थी, चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई थी। और हमने एजुकेशन के बारे में देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उस समय इंपॉर्टेंस रखते थे। तो ये डिस्कशन आज हम यहीं खत्म करते हैं और बाकी जो 3 पार्ट है इसके पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, वो हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।